नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा के कथानक और कथाशिल्प पर बात की थी। आज हम चित्रलेखा उपन्यास की पात्र सृष्टि के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। किन्हीं विशिष्ट परिवार समाज के जीवन, परिवर्तित होती परिस्थितियां और उनके मध्य से उभरने वाली क्रिया प्रतिक्रिया की कथा ही उपन्यास है। प्राय सभी साहित्यालोचकों ने पात्रों और उनके जीवन को उपन्यास की कथा और कलेवर के रूप में मान्यता दी है। उनसे ही किसी भी औपन्यासिक कृति में सारस्य एवं गद्यात्मकता की सृष्टि होती है। चरित्रों का नियोजन करना एवं कथा में उनका आद्यंत निर्वाह करना किसी भी उपन्यासकार के लिए दुष्कर कार्य होता है। पात्रों का सजीव होने के साथ साथ विषयानुकूल, संघर्षशील एवं सक्रिय होना जरूरी है। इसके साथ ही समष्टिगत चेतना एवं सामान्य मानवीय आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का प्रतिनिधि होना भी पात्रों के लिए अनिवार्य है। अन्यथा ये पात्र अपने सर्जक के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं एवं उनकी विचारधारा के संवाहक बन एक कोने में चुपचाप पड़े रहते हैं। वर्मा जी एक दक्ष कथा कथक थे और तदनुरूप उनकी पात्र सृष्टि भी जीवंत और वैविध्यपूर्ण है। दैनंदिन के जीवन से लिए जाने के कारण ये सभी पात्र हमारी जाने पहचाने लगते हैं। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमने इन्हें कहीं ना कहीं जाना है, पहचाना है, इनसे बात की है और इनकी विचारधारा को समझने का प्रयास किया है। लेखक के हाथों की एक हल्की सी थपकन से मूर्त हो जाने वाले ये पात्र भावक के मनपटल पर इस प्रकार से अंकित हो जाते हैं कि उसके साथ साथ चलने लगते हैं। इन्हें विस्मृत करना किसी भी पाठक के लिए मुश्किल हो जाता है। इन पात्रों के माध्यम से लेखक अपने विचारधारा को अपने पाठकों के समक्ष साझा करता है। किसी भी कृति में आने वाले पात्र कभी भी एक से नहीं होते। उनकी आकृति, उनकी प्रकृति, रचना में उनकी भूमिका, वो कितनी देर के लिए किसी भी रचना में उपस्थित हैं, उनके चारित्रिक एवं प्रवृत्तिगत विकास, श्रेणी भेद, व्यवसाय इत्यादि के अनुसार उनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अपने सबल प्रभावी व्यक्तित्व से कथानक और अन्य पात्रों पर छा जाने वाले पात्र प्रमुख पात्र कहलाते हैं। ये नवीन घटनाओं को न केवल जन्म देते हैं अपितु कथा का विकास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रचना में इनकी संख्या एकाधिक हो सकती है और इनमें से ही नायक और नायिका का चयन रचनाकार अपनी रुचि अनुसार करता है। सर्वाधिक प्रखर व्यक्तित्व का स्वामी पात्र ही किसी भी कृति का नायक अथवा नायिका होता है। ये घटनाओं के घात प्रतिघात से विकसित होते हैं और उपन्यास के अंतर्गत आने वाले अन्य पात्रों को भी विकसित और प्रकाशित करते चलते हैं। प्रमुख पात्र किसी भी कृति में आद्यंत बने रहते हैं।
फल का भोक्ता होते हैं और इसके साथ ही उपन्यासकार के मंतव्य को भी प्रकाशित करने वाले ये ही पात्र होते हैं। यही स्थिति प्रमुख पात्र एवं नायिका की होती है, किंतु उसका अनिवार्य रूप से नायक की पत्नी होना जरूरी नहीं है। प्राय प्रतिनायक या खलनायक भी अन्य प्रमुख पात्रों में से ही होते हैं। नायिका प्रधान कृतियों में प्रमुख स्त्री पात्र में भी वे सभी गुण विशेषताएं अहर्ताएं होती हैं जो पुरुष नायकों में होती है। आधुनिक काल में नवीन प्रविधियों के प्रयोग का काल होने के कारण अब दुष्चरित्र नायक नायिकाओं और नायक नायिका विहीन रचनाओं का भी सृजन हो रहा है। प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त कृति के अंदर गौण पात्रों का भी नियोजन किया जाता है। इनके चरित्र विकास पर लेखक की दृष्टि प्रमुख पात्रों की अपेक्षा कम होती है, अतः इन्हें गौण पात्र कहा जाता है। यदा कदा इनके चरित्र पूर्ण प्रकाशित न होकर केवल धूमिल रेखा सदृश ही उभर पाते हैं। कथा को विशिष्ट दिशा प्रदान करने के उपरांत ये गौण पात्र कई बार रंगमंच से अंतर्धान हो जाते हैं। यदि ये नायक के साथ फलागम की ओर उन्मुख होते भी हैं, तो भी नायक सदृश ये फल के भोक्ता नहीं होते। आधुनिक कृतियों में कई बार गौण पात्रों की सृष्टि जरूरी नहीं मानी जाती। गौण पात्रों के अतिरिक्त लेखक मंद पड़ते कथा प्रभाव का एक आभास मिलते ही कुछ पात्रों और प्रसंगों की योजना बना लेता है। ऐसे पात्रों को सांकेतिक पात्र अथवा उल्लिखित पात्र कहा जाता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या कितनी हो, किस पात्र को कितना महत्व दिया जाना चाहिए एवं उपन्यास में उनका क्रम किस प्रकार से निर्धारित हो, इस विषय में कोई स्पष्ट निर्देश अभी तक नहीं मिला है। किंतु ये माना जाता है कि कृति में जितने कम पात्र होंगे, उतना ही कृति को समेटने में उपन्यासकार को परिश्रम कम करना पड़ेगा। इसके साथ ही सभी पात्रों की प्रवृत्तियों को भी याद रखना पाठक के लिए सहज नहीं होता। चरित्र विकास की दृष्टि से यदि हम देखें तो परिवेश से प्रभावित होकर स्वयं को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करते हुए स्वयं भी परिवर्तित होते जाते पात्रों को गतिशील पात्र कहते हैं। इसके ठीक विपरीत निर्लिप्त आद्यंत एक से बने रहने वाले पात्र स्थिर पात्र कहलाते हैं। इन्हीं को विकसनशील और अविकसनशील पात्र भी कहा जाता है। गतिशील पात्र की सृष्टि अत्यंत परिश्रम साध्य है। लेखक की जरा सी असावधानी से ये पात्र उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं और फिर उन्हें पकड़कर कथा की मुख्य धारा में लाना उपन्यासकार के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इनकी सार्थकता तभी तक है जब ये पाठकों को एक नवीन प्रेरणा प्रदान करे। स्थिर अथवा अविकसनशील पात्र
परिपाश में और परिस्थितियों से अप्रभावित और आद्यंत एक सी चारित्रिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। इनका चरित्र कभी भी परिवर्तित नहीं होता, अतः उपन्यासकार को बार बार इनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। लेखकीय नियंत्रण में रहने के कारण ये सामान्यतः स्वयं अपने अनुकूल वातावरण का निर्माण कर लेते हैं, किंतु त्रासदी की सृष्टि कर कृति को नीरस ना कर दें, इसके लिए लेखक हमेशा सतर्क रहता है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक जातियां हैं, वर्ण हैं, स्तर हैं। इसी प्रकार उपन्यासकार उच्च, मध्य और निम्न वर्ग के पात्रों का सृजन अपने उपन्यास में करता है। इसके साथ ही शिक्षित, अशिक्षित पात्र, संपन्न और सामान्य पात्र इत्यादि भी कथानुसार लेखक अपनी कृति में नियोजित करता है। प्रवृत्ति अनुरूप भी रूढ़िवादी, स्वच्छंद, पलायनवादी एवं मिश्रित प्रवृत्ति के पात्र उपन्यास में मिलते हैं। अपनी वृत्ति, अपने व्यवसाय की दृष्टि से भी उपन्यास में पात्रों का सृजन किया जाता है। इस प्रकार के पात्र सेवक, सेव्य, शिक्षक, शिष्य आदि हो सकते हैं। कृति में पात्रों का नियोजन करना ही कृतिकार के लिए पर्याप्त नहीं होता। कृति में उनकी भूमिका अनुसार उनके चरित्रों का उद्घाटन करना और कृति में आद्यंत उनका निर्वाह करते चले जाना भी उपन्यासकार के लिए अनिवार्य है। इसके लिए उपन्यासकार गद्यात्मक एवं चित्रात्मक प्रणाली से चित्रांकन करता है। यदि लेखक समय से पूर्व अपने पात्रों की विशेषताओं को उद्घाटित कर भी देता है अथवा अधिक विस्तार से सब कुछ कह देता है, तो पाठक की जिज्ञासा शमित हो जाएगी। यदि लेखक किसी पात्र विशेष के प्रति पूर्वाग्रह ग्रसित अपना स्वतंत्र निर्णय या धारणा बना लेता है, तब भी पाठक उस पात्र के साथ संबंध स्थापित करने में संकोच का अनुभव करते हैं। अतः लेखक कई बार पात्रों और पाठक के मध्य से निकल जाता है और उन्हें आपस में एक दूसरे को समझने के लिए छोड़ देता है। प्रत्यक्ष प्रणाली के विपरीत लेखक स्वयं तटस्थ रहते हुए पात्रों को घटनाओं के आरोह अवरोह में स्वयं उभरने के लिए छोड़ता है। वह उनके नाम, वेशभूषा, आकृति, प्रकृति, संलापों और क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा पाठक को उनके चरित्रों का आभास प्रदान करा देता है। इस विधि में पात्र स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। लेखकीय नियंत्रण से मुक्त होने के कारण वे यांत्रिक नहीं लगते। पात्रों के अंतःप्रेरणाओं के प्रकाशनार्थ लेखक कई प्रवृत्तियों का अवलंब लेता है। जैसे पात्र विशेष की प्रतिक्रिया व्यक्त होने से पूर्व लेखक स्वयं उस पात्र की मनोवृत्ति का आभास देता है। कई पात्र आत्मगोपन
में इतने दक्ष हो जाते हैं कि आवेश जनित परिस्थितियों में भी उनके मन की थाह लेना पाठक के लिए दुष्कर होता है। परिस्थितियों की प्रबलता में पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं भी, उनकी प्रतिक्रियाएं भी निरंतर बदलती हैं। लेखक उनके व्यक्तित्व को उद्घाटित करने का ध्येय निरंतर साधता रहता है। संवाद चरित्रोद्घाटन में एक सशक्त माध्यम होते हैं। इनसे चरित्रों के मानसिक स्तर और उनके सिद्धांतों का, विचारधारा का पता चलता है। पात्रों के स्वगत कथन भी उनकी मानसिकता को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। लेखक उनके द्वंद्वग्रस्त होने की सूचना देकर आगे बढ़ जाता है। स्वप्न पात्र विशेष की इच्छाओं, उसकी कुंठाओं, अपेक्षाओं, उसके और अन्य पात्र के मध्य के संबंधों को व्यक्त करते हैं। पात्रों की जागृतावस्था में भी यथार्थ की प्रीति कराने वाली निराधार भ्रांति उनके द्वंद्वग्रस्त अवचेतन का आभास कराती है। कहीं कहीं आत्मचिंतन द्वारा भी पात्रों की तात्कालिक मनस्थिति की व्यंजना कराई जाती है। दो अथवा दो से अधिक पात्रों की वार्ता में तीसरे पात्र की बात को, उसकी विशेषताओं को उभारा जाता है। इस प्रकार से अपने पात्रों के चरित्रों को उद्घाटित करने के लिए उपन्यासकार विभिन्न प्रविधियों का सहारा लेता है। उपन्यास शिल्प की विवेचना करने के उपरांत पात्रों की संख्या, वे कितने प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय में विस्तार से जानने के उपरांत अब हम चित्रलेखा उपन्यास की पात्र सृष्टि पर बात करेंगे। वर्मा जी अपनी कृतियों की कथा वस्तु या थीम पहले से सोच लेते थे और तदनुसार वो अपने पात्रों का चयन करते थे। ये पात्र मानो स्वयं उनकी कथा में आने के लिए उनके मस्तिष्क में कौंध जाते थे। विवेचित समस्या से उनका इतना जुड़ाव होता था कि इन पात्रों में हमें वैविध्य और जीवंतता, अनेकता मिलती है। चित्रलेखा उपन्यास भी इस बात का प्रमाण है। इस उपन्यास में पाप और पुण्य की समस्या का उपस्थापन किया गया है और भगवती चरण वर्मा ने अपनी दृष्टि से इसका समाधान देने का भी प्रयास किया है। सभी वर्गों का समाज में उपस्थित सामंत से लेकर नर्तकी, दासी, शिष्य, आचार्य और योगी, इन सब पात्रों का उन्होंने अपनी इस उपन्यास कृति में चयन किया और उनके चरित्रांकन के लिए सभी प्रवृत्तियों का उपयोग किया है। चित्रलेखा उपन्यास में 3 प्रमुख पात्र हैं, बीजगुप्त, चित्रलेखा और कुमारगिरी। इन तीनों पात्रों द्वारा निर्मित प्रेम त्रिकोण के माध्यम से भगवती चरण वर्मा ने पाप और पुण्य की समस्या से संबंधित कथा का विवेचन किया है। चित्रलेखा पाटलिपुत्र की अनित्य सुंदरी
एवं प्रख्यात नृत्यांगना है, जिससे बीजगुप्त, जो पाटलिपुत्र का युवा सामंत है, तथा कुमारगिरी, जो योगी है, दोनों ही प्रेम करने लगते हैं। बीजगुप्त के संरक्षण में पाप से परिचित होने के लिए गुरु रत्नांबर का शिष्य श्वेतांग भी चित्रलेखा के सौंदर्य से वशीभूत होकर और उसके संस्पर्श से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगता है। तथापि चित्रलेखा द्वारा उसकी स्थिति, अर्थात कि वह बीजगुप्त का सेवक है और चित्रलेखा उसके स्वामी बीजगुप्त से प्रेम करती हैं, वह अपनी गलती स्वीकार करता है और क्षमा याचना करता है। इस तरह से हम श्वेतांग को इस प्रेम त्रिकोण में सम्मिलित नहीं कर सकते। जब दो पात्रों में एक समान कई सारी विशेषताएं उपलब्ध हों, तो उनके मध्य से नायक का चयन करना कठिन हो जाता है। चित्रलेखाकार ने सामंत बीजगुप्त को धीर, ललित नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया है और उसमें कुमारगिरी की अपेक्षा अधिक स्पष्टता, आत्मविश्वास, नम्रता, संयम और त्याग आदि उदात्त प्रवृत्तियों की प्रबलता दिखाई है। बीजगुप्त उपन्यास की सभी छोटी बड़ी घटनाओं और प्रसंगों के केंद्र में रहते हुए आद्यंत उपन्यास में विद्यमान रहता है। अंत में वह फल का भोक्ता भी बनता है। उसके प्रखर, तेजस्वी चरित्र के सम्मुख योगी कुमारगिरी का व्यक्तित्व और चरित्र फीका पड़ जाता है। कुमारगिरी अपने चारित्रिक विनिपात के कारण बीजगुप्त की समता नहीं कर पाता। उसमें अपने ज्ञान और योग शक्ति का दम, उद्दंडता और प्रबल आक्रोश है। इच्छाओं और वासनाओं को बलपूर्वक कुचल देने का उसका दम भी अंत में टूट जाता है। विद्वानों के मतानुसार चित्रलेखा नायिका प्रधान कृति है। शीर्षक भी इसी मान्यता के अनुसार चित्रलेखा पर आधारित है। मित्रों, जहां बीजगुप्त, जो शुरू में चित्रलेखा के अनित्य सौंदर्य से न केवल प्रभावित है, उसे प्रेम करता है, उसे पत्नी व्रत सम्मान देता है, मृत्युंजय के अपनी पुत्री यशोधरा से विवाह करने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है, कृति के अंत में आकर मानवता की अद्भुत मिसाल देता है। वह श्वेतांग के ये कहने पर कि वह यशोधरा से प्रेम करता है, उसे विवाह करना चाहता है, अपनी सारी संपत्ति और सामंतिक पद उसे दान में दे देता है और इस प्रकार से स्वयं भिक्षुक बन जाता है। इतना ही नहीं, वे चित्रलेखा से भी भिक्षुणी के रूप में संबंध स्थापित करता है, उसे स्वीकार करता है। इसके विपरीत कुमारगिरी, जो शुरू में स्त्री को अंधकार, पतन, मोह, माया, वासना कहकर धिक्कारता है, कालांतर में उसके सौंदर्य
और तर्क शक्ति से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगता है। इतना ही नहीं, उसके चरित्र का इतना पतन हो जाता है कि वो झूठ बोलता है कि यशोधरा और बीजगुप्त का विवाह हो गया है। इस असत्य कथन के कारण वह चित्रलेखा के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करने में भी संकोच का अनुभव नहीं करता। आज हमने बीजगुप्त के विषय में जाना। अगले वक्तव्य में हम न केवल बीजगुप्त की चरित्र की अन्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, हम चित्रलेखा और कुमारगिरी के विषय में भी और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।